बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में लगातार कमी होती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार कीमतें कम करने पर तैयार नहीं है, बल्कि इन्होंने लेवी के अंदर इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी में जो रिलीफ मिला था, इस पे वादा किया था वफाकी वज़रा ने कि जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, फौरी तौर पे रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं, सहाफ़ी अपने आप को वो लोग कहते हैं। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, तो वो अपने सर पे खाक डाल के वो अजीब दीवानों की तरह वो खबरें दिया करते थे। एक अजीब पागलपन का शिकार थे। तत्ते तवे के ऊपर वो बैठे रहते थे और नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेते थे कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अजीबोगरीब किस्म की खबरें देते थे कि जनाब 150 रुपए लीटर पेट्रोल इमरान खान ने कर दिया। हालांकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 फी बैरल से ज्यादा थी, तो इमरान खान साहब 150 रुपए फी लीटर दे रहे थे। तो ये बहुत रोते पिटते थे, मातम करते थे, नोहे करते थे। और आज आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो लगभग $70 फी बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जंग से पहली वाली पोजीशन से भी नीचे चली गई। लेकिन ये पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है, बल्कि उनकी जेब के ऊपर लगातार डाका डाल रहे हैं। एक बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो जहाजों में इस्तेमाल होने वाला तेल होता है, वो काफी रिफाइंड तेल, बड़ा शानदार पेट्रोल होता है जो जहाजों में इस्तेमाल होता है, उसे जेट फ्यूल कहते हैं। बड़ा आला क्वालिटी का बहुत शानदार तेल होता है, जेट फ्यूल उसे कहते हैं। क्योंकि जहाज के इंजन के साथ आप तजुर्बा नहीं कर सकते ना, वो तो कई हजार फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा होता है। लिहाजा जेट फ्यूल पूरी दुनिया में एक महंगा फ्यूल है। आप अमेरिका में चले जाएं तो आपको बहुत महंगा मिलता है, आम फ्यूल आपको सस्ता मिलता है। यूरोप में चले जाएं, आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए तो जेट फ्यूल महंगा होता है, आम आदमी का फ्यूल सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जहां पे जेट फ्यूल को बार बार सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि माफियाज जो हैं वो अब एयरलाइंस के मालिक हैं। पाकिस्तान एयरलाइन, जिसे PIA आप कहते हैं, अब पाकिस्तान एयरलाइन नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट एयरलाइन है, पी से प्राइवेट अब आप उसे कर ले। तो जो पाकिस्तान एयरलाइन है वो भी फौजी फाउंडेशन को दी गई है, उनके साथ और भी दीगर पार्टनर्स हैं। और जब से इनको ये दी गई है तब से उनके ऊपर अनायतें और नवाजिशें जारी हैं। 15 साल के टैक्स की छूट की भी एक आपको पता है मंजूरी दी जा रही है, उसके ऊपर खबरें भी आ चुकी हैं। और इसके अलावा अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर जेट फ्यूल को सस्ता कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे मोटरसाइकिल में डालने वाला जो पेट्रोल है वो 1 लीटर आपको मिलता है 300 रुपए का, जबकि जो जेट फ्यूल है वो आपको मिलता है 231 रुपए का। अगर आपके पास एक तैयारा है, एक जहाज है, तो आपको सस्ता फ्यूल मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो फिर आपको महंगा फ्यूल मिलेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान में सूरत हाल है। अभी मजीद सस्ता कर दिया, यानी 7 रुपए 15 पैसे की मजीद कमी कर दी है, जबकि लेवी के अंदर इजाफा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, दावे ये करते हैं कि हमने तो आवाम को रिलीफ दिया है। तो इस पे किस्मत खान साहब ने बड़ी अच्छी एक रिसर्च निकाली है। ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं जो हुकूमत के अपने आदादो शुमार है। हुकूमती आदादो शुमार बताते हैं कि जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो यकमुश्त 2 अप्रैल को इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई थी उसमें जो इजाफा किया, डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा एकदम कर दिया था और 520 रुपए 35 पैसे पे ये डीजल को ले गए थे। जब बढ़ानी थी तो ऐसे बढ़ा रहे थे। और जब पेट्रोल का इजाफा किया उसी दिन तो 137 रुपए 24 पैसे का इजाफा करके 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर पे इन्होंने पहुंचा दिया था। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त ना ये इजाफा रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे, मैं आपको आदादो शुमार के साथ बताता हूँ। हुआ ये कि हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हमने अवाम से इतनी लेवी इकट्ठी करनी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चल नहीं रहा, सरमायाकारी आ नहीं रही, कोई सरमाया लाने को तैयार नहीं है, जो लेकर आता है वो महफूज नहीं है। तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर लेवी लगानी पड़ती है, बिजली का यूनिट महंगा करना पड़ता है, लोग 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो 4 यूनिट का बिल देना पड़ता है, आपको गैस महंगी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ का किया धरा, जिन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के IPPs पाकिस्तान में लगा दिए थे। अब मामला ये है कि जो 12 महीने का हदफ था इनका, जो लेवी इन्होंने इकट्ठी करनी थी, वो इन्होंने 1 महीना पहले ही पूरा कर दिया था हदफ। यानी इन्होंने जितनी लेवी इकट्ठी करनी थी वो कौम से पहले ही इकट्ठी कर ली थी। अगर ये लोग चाहते तो ये तेल सस्ता कर सकते थे और लेवी को सिफर कर सकते थे, मगर इन्होंने लेवी को सिफर नहीं किया, बल्कि कौम के ऊपर बोझ डाल कर रखा। अभी इस वक्त भी जो लेवी का बोझ है वो बहुत ज्यादा है जो कौम उठा रही है। यानी जो 150 रुपए का लीटर इमरान खान देता था वो महंगा था, और आज ये बेशर्म कहते हैं कि 300 रुपए का भी महंगा नहीं है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جناب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، تو ڈالر کی قیمت عمران خان نے تو نہیں بڑھائی، وہ تو آپ نے بڑھائی ہے۔ اگر پیسہ ڈی ویلیو ہوا تو وہ تو آپ کے دور میں ہوا، جب سرمایہ نکل جائے گا کسی ملک میں سے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، باہر سے پیسہ نہیں آئے گا، تو پھر یہی ہوگا نا، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، اور وہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہوا وہ بھی اب آپ کے کھاتے میں ہی پڑے گا۔ لہٰذا آپ کو پیٹرول 150 روپے لیٹر سے سستا کرنا پڑے گا، جس وعدے اور دعوے کے ساتھ آپ پاکستان میں اقتدار میں آئے تھے۔ ویسے تو آپ بڑے لمبے عرصے سے اقتدار میں، اب اسحاق ڈار کا نیا سٹیٹمنٹ سن کے نا آپ کے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، یہاں سے تیل بھی نکلے گا اور سونا بھی نکلے گا۔ قوم کو دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے، خود دیہڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کے کاروبار دنیا بھر کے ممالک میں پھیلا دیے۔ شریف خاندان، ڈار خاندان، زرداری خاندان، یہ امیر سے امیر ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے سرے میں محل بنا لیے، انہوں نے ایول فیلڈ کے اندر بہت بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنا لیے، انہوں نے دنیا کے کئی بڑے اعظموں کے اندر اپنے کاروبار پھیلا لیے۔ یہ خود اربوں اور کھربوں پتی بن گئے، ان کا بچہ بچہ ارب پتی بن گیا۔ 1981 سے لے کر اب تک یہ لوگ لگاتار اقتدار میں ہیں۔ 45 سال ہو گئے اس خاندان کو اقتدار میں۔ 6 ان کے وزرائے اعلیٰ آ چکے ہیں اور 5 ان کے وزیر اعظم آ چکے ہیں، اور یہ اسی خاندان کے اندر سے آ چکے ہیں، خاندان کے باہر سے اور بھی موجود ہیں۔ اتنی لٹ مار کرنے کے باوجود پاکستان پیچھے گیا اور ان کا خاندان آگے گیا۔ قوم کو انہوں نے لگایا ہوا ہے دعاؤں پہ، کہ تو آپ دعا کریں جناب اتوں کوئی چیز ہی نکلا ہے زمین میں سے۔ اس زمین میں سے سونا خالص بھی نکلا ہے نا، اس زمین میں سے دنیا کے بہترین ہیرے بھی نکل آئے، اس زمین میں سے دنیا کے سارے خزانے بھی نکل آئے نا، تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستانیوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دے گی، جیسے بلوچستان میں ہوتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے معدنیات نکل رہی ہیں، قبائلی علاقوں میں ایسے معدنیات نکل رہی ہیں، ہر چیز کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، معدنیات پہ حملہ نہیں ہوتا۔ معدنیات کو پوری سیکیورٹی کے اندر نکالا جاتا ہے اور اپنے آقاؤں کو بیچا جاتا ہے۔ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کوئی دے گا جواب؟ اسمگلنگ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کوئی دے گا جواب؟ یہ جتنی یہاں پہ منشیات لگائی جا رہی ہے پاکستان میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، وہ کون لگوا رہا ہے؟ اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ برامچا کی منڈی تک کیسے جاتی ہے، جہاں پہ جا کے منشیات کے اندر باقاعدہ پروسیسنگ ہوتی ہے؟ وہاں سے نکل کے پوری دنیا میں کیسے پھیلتی ہے؟ ہوائی اڈوں سے کیسے وہ جاتی ہے دوسری دنیا کے اندر؟ سمندری رستوں سے وہ کیسے جاتی ہے؟ اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کوئی دے گا جواب؟ پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا، ایک ایک چیز کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک لٹ مار۔ سب سے بڑی لٹ مار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد یہ پولیٹیکل مافیا، اور ان کے نیچے بے شمار بیوروکریٹس جنہوں نے اپنے پورے خاندان پاکستان سے باہر سیٹ کیے۔ ان کو پتا ہے پاکستان ہم نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو پاکستان میں رکھ سکیں۔ وہ ایک آدمی جو لڑتا جا رہا ہے وہ جیل کے اندر پڑا ہوا، اس کی آنکھ بھی خراب کر دی، اس کی صحت بھی خراب کر دی، اس کی بیوی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، رشتہ داروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ساری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دی، بیڑا غرق کر دیا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ آدمی اکیلا جیل کاٹ رہا ہے اور انتہائی تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ ہار نہیں مان۔ اب عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے عدالت سے رجوع کیا اور ایک اپلیکیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن ڈال دی اپنے وکیل کے ذریعے سے، اور موقع بھی اختیار کیا کہ 8 اپریل کی جو وکیل کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ عمران خان کو 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی عدالت نے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیا، کوئی سزا عمران خان کو قید تنہائی کی نہیں دی گئی، اور اس میں جناب فریق بنایا گیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، چیئرمین نیب کو، ڈی جی ایف آئی اے کو، اور پیمز کے ایم ایس کو۔ ویسے اس میں جو ہے نا فریق بنانا چاہیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، لیکن قانونی نقطہ نظر سے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنا کام کروا لیتے ہیں، خود کبھی سامنے نہیں آتے۔ یہ پیچھے رہتے ہیں، اپنا کام کرواتے ہیں مزے سے، اور خود کبھی بھی سامنے نہیں آتے۔ حکومتیں گرائیں بنائیں کچھ بھی کریں، ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگ سکتے۔ یہ اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھتے ہیں اور وہاں سے ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے غلام ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا ذکر کسی فیصلے میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی کو قید تنہائی میں رکھ کر ایک غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان نے وکیل کے ساتھ میٹنگ میں بتایا کہ ان کی آنکھ 85% متاثر ہوئی ہے۔ قید تنہائی میں رکھنا ایک سخت ترین سزا ہے اور عمران خان کی سزا میں قید تنہائی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ شاید کسی دن یہ کیس لگ جائے اور شاید کسی دن انصاف مل جائے، ادروائز پاکستان میں انصاف تو ناپید ہے۔ سرمایہ کاری کی ناظرین میں بات کر رہا تھا، یہ دیکھیے یہ ایک نوجوان ہے، یہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا، نام ہے ہاشم نور زئی۔ یہ دبئی سے سرمایہ لے کر آئے پاکستان میں، اور انہوں نے مختلف جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کوئٹہ میں ایک ریسٹورنٹ بنایا کہ جناب میں یہاں پہ کام کروں۔ دبئی سے پیسہ لے کر آیا، کوئٹہ کے اندر ریسٹورنٹ بنایا کہ میں اپنے ملک کے اندر پیسہ لے کر آؤں گا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا نا کہ حب الوطنی کا ثبوت دیں اور پیسہ پاکستان میں لے کر جائیں، حالانکہ اسحاق ڈار کے بچے کبھی بھی یہ ثبوت نہیں دیں گے، نواز شریف کے بچے کبھی یہ ثبوت نہیں دیں گے حب الوطنی کا، وہ پیسہ پاکستان میں نہیں لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ جو ہاشم نور زئی صاحب ہیں یہ پیسہ لے کر آئے پاکستان میں، انہوں نے کوئٹہ میں ہوٹل بنایا،
शरपसंदों ने इन्हें कत्ल कर दिया, यानी इन्हें तहफ्फुज़ तक फराहम नहीं किया जा रहा। क्वेटा के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। यानी जो दहशतगर्दों से बच जाता है, चोरों से, लुटेरों से बच जाता है, वो सरकार के काबू आ जाता है। बैंक के अंदर से आपके अचानक पैसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए। वो जनाब इख्तियार दे दिया एफबीआर को, जब चाहे आपके बैंक को खाली कर दे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद वो आपके पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, आप केस करते रहे, वकीलों के दफ्तरों के और अदालतों के चक्कर लगाते रहे, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो दिल करता है वो करते हैं। अब ये हाशिम नूरजई साहब शहीद हो गए क्वेटा में, और मुझे बताया ना इनके कत्ल का जवाब कौन देगा। ये लेकर आया था ना थोड़ी सी सरमायाकारी, तो कौन लाएगा पाकिस्तान में पैसे, कौन करेगा पाकिस्तान में सरमायाकारी। ये देखे ना आपने हालात क्या कर दिए, पॉलिटिकली इतना विक्टिमाइज किया आपने लोगों को कि अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये आप इनकी तस्वीर देखें, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इन्हें 9 मई के जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया 9 मई के बाद 2023 में। ये लंबा अरसा जेल के अंदर रहे। आज से 6 माह पहले इनको बाइज्जत बरी करवाया गया, यानी 2 साल जेल काटने के बाद पता चलता है निजाम को कि ये आदमी बेगुनाह था, इसको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन कैद के दौरान ये शदीद बीमार हो गया। जब बेगुनाह आदमी को जेल में आप डालेंगे वो बीमार ही होगा, शदीद बीमार हो गया। इसको इलाज मुआवजे की सहूलियत नहीं दी गई, बलाखिर ये जब बाइज्जत तौर पे बरी हुआ तो उसके बाद से दवाइयों पे जिंदा था, और अब ये भी शहीद हो गया, इसका भी इंतकाल हो। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना पाकिस्तान, इसने एक ऐसी खून से सुर्ख लकीर खींची है जो पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा चुभती रहेगी, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस धमकियां लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाजा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफी को धमकी लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाज़रीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया, एक डीआईजी थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने, तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की डीआईजी पुलिस को। उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूँ वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूँ। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिसपे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए। मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूं, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। गिरने पे है नाजरीन तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकते। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, पूरी दुनिया में आप किसी को सुनाएंगे, लोग इनको जुतियां मारेंगे, लित्तर मारेंगे लोग इनको कि बेशर्मो, ये किस किस्म का कानून तुम लेकर आ रहे हो, कोई इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है। यानी इससे पहले जो कवानीन लेकर आए पीका और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसके अंदर तरमीम कर दी, एक तो वही पहले काबू नहीं आ रहा था। अब जरा ये कानून आप चेक करें, पंजाब हुकूमत इस कानून के जरिए से आपको मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकती है जब वो इसको नाफिज कर देगी। ये जो अंग्रेज यहाँ पे रहता था ना, यानी इस आर्टिकल के अंदर इसको हवाला दिया गया कि जब अंग्रेज यहाँ पे बड़े सगीर पे हुक्मरान था तो उसने भी इतना गंद नहीं मारा था जितना इन काले अंग्रेजों ने गंद मार दिया है जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। इस नए कानून के मुताबिक ये करेंगे क्या, इसका नाम है जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये वहां पे मंजूर कर लिया गया, कमेटी की सतह के ऊपर मंजूर हो गया है और अब इसे जनाब बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा। तो ये बिल कहता क्या है, एक इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जैसे ही कहेगी कि जनाब अब ये कर दें आप, तो किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, उसकी जायदाद जब्त की जा सकती है, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी को खत्म किया जा सकता है, उसका फोन जब्त किया जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के एक पूरे अमल के अंदर रखा जा सकता है। अंदाजा करें आप कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, या हुकूमत को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, या मरियम नवाज के आपने नारे नहीं लगाए, या आपने एक बारी फेर शेर अगर आपने ये नहीं कहा, तो पंजाब की सरकार आपके साथ क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपका मोबाइल भी बंद, आपकी जायदाद भी बंद, आपकी अकाउंट भी बंद, हर चीज के ऊपर कब्जा आपको निगरानी के अंदर रख लेंगे। और ये सिर्फ एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर। मरियम नवाज के बंदे होंगे कमेटी के अंदर, ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी, तो इंटेलिजेंस कमेटी जिसकी तरफ उंगली उठा देगी ना कि ये बंदा बेड़ा गर्क कर दो, उस बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स आप ले लें, उसकी कोई एक चीज मरियम नवाज को या उसके किसी वजीर को या किसी खातून को या मर्द को पसंद नहीं आती, तो वो फौरी तौर पे उस कमेटी को बताएंगे जरा इसको देखना, वो कमेटी कहेगी ठोक दो। तो फिर क्या होगा,
फिर ये होगा जनाब, उस बंदे के सबसे पहले बैंक अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे। नंबर 2, उस बंदे की सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। नंबर 3, उस बंदे का मोबाइल भी जब्त हो जाएगा। नंबर 4, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फारिग कर दिया जाएगा। नंबर 5, उस बंदे को एक निगरानी के अंदर ले लिया जाएगा। यानी बंदा मुकम्मल तौर पे बेअसर और खत्म हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इससे ज्यादा फाशिज्म क्या कोई हो सकता? मैंने तो आज से पहले नहीं सुना, लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड भी नवाज शरीफ की बेटी टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा के खाते में पड़ने जा रहा है। तो कमाल हो गया नादरीन। अब नादरीन जो बात कर लेते हैं, पिछले वीलॉग में हमने की थी कि ईरान जवाब देगा। पहला ऐसा हुआ कि 2 मरतबा ईरान ने जवाब नहीं दिया और कतर, पाकिस्तान, मिस्र वगैरह ने रोका, लेकिन अब ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिका को कहा कि उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और ईरान के ऊपर बमबारी की है, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में रिपोर्ट किया था। उसके बाद अब ईरान ने जवाबी हमला बहरीन में किया है और अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज पर हमले का इल्जाम आयद किया था ईरान के ऊपर और ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया था। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई के लिए उसने बहरीन का इंतखाब किया है। बहरीन का इंतखाब इसलिए किया कि वहां पे अमेरिका के काफी ज्यादा मिलिट्री एसेट्स हैं। अब नुकसान कितना हुआ इसके बारे में अभी कोई इतला नहीं आ रही, लेकिन वहां पे धमाके सुने गए हैं, आग के शोले बुलंद होते हुए देखे गए हैं और इस किस्म की कोई वीडियोस और तस्वीर जो है वो मंजर-ए-आम पे आई हैं। तो ईरानी जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं उन्होंने अमेरिका का वापस नुकसान किया है, जबकि अमेरिकन जराए अभी खामोश हैं। जब अमेरिका में दिन चढ़ेगा तो पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक आखिरी खबर नाज़रीन मैं आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्तों का वक्त दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और ये कहा था कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं इनके ऊपर फैसला दिया जाए। अब कानून के मुताबिक तो ये होना था कि दोनों मियाँ बीवी को बाहर आ जाना चाहिए था कि एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा तो नहीं होती। तो ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को आजादी देने की बजाय ये मामला 6 हफ्तों से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सिर्फ इतनी औकात और वक़्त है कि हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम मिलने के बावजूद 6 हफ्ते लगा दिए हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ये है पाकिस्तान में जुडिशरी की सूरत हाल। तो कौन लेकर आएगा सरमायाकारी को? पागल है, कोई बेवकूफ है, उसके सर के ऊपर सींग है, वो सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आ जाएगा। ना अदालतें काम कर रही हैं, जिसको दिल करता है जहां मर्जी मार देते हैं। ओवरसीज के बच्चे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, जिसको दिल करता है उठाकर ले जाते हैं, जिसको दिल करता है जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, जिसको दिल करता है जो है उसका कारोबार छीन लेते हैं। एक अजीबोगरीब कानून पंजाब में लेकर आ गए हैं, जब दिल करता है किसी का भी अकाउंट बंद करके वहां से पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे माहौल में कोई भी सरमाया नहीं लेकर आता, कोई पागल नहीं होता। तो सरमायाकारी लाने के लिए सरमायाकारी वाला माहौल बनाना